पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पार्ट 2 या क्लास 2 है फ्रेंड्स। आप लोग क्लास 1 नहीं है देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह 5 वीडियो कराएंगे और हर एक वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बताना है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है। बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है जिसमें राजनीतिक वर्णक्रम के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले में या गठबंधन में सरकार पद प्राप्त करने की योग्यता हो। तो इसी को बहुदलीय प्रणाली कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें लोकतंत्र में अनेक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करके एक दल या 2 दल या गठबंधन करके कितने भी दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसी को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन 2 लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा। लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण है। अगर मतदान नहीं किया जाएगा तो उचित सरकार, सही सरकार या जिसको भी हम चुनते हैं उसको चुन नहीं पाएंगे। और अगर मतदान नहीं होगा तो कोई भी सरकार बन जाएगा, किसी भी व्यक्ति को सरकार बना दिया जाएगा, जनता को ऊपर थोप दिया जाएगा, जो कि गलत होगा। मतदान का अधिकार इसलिए होता है ताकि हम लोग सही व्यक्ति को चुन सके और सरकार बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार क्या है, इसको ठीक से समझिएगा फ्रेंड्स। अधिकतर और क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन VVI है तो सबको देखेंगे अच्छे से और समझेंगे भी अच्छे से। एक बार इसका अच्छा से देख लेंगे कि क्या कह रहा है इसका उत्तर, उसके बाद समझेंगे फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मौलिक अधिकारों को मूल मानव स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए समानता का अधिकार है। ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, भले ही उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग अलग अलग हो। इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि समानता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है। किसी भी कार्य में, किसी भी पद में, किसी भी भारत का कोई भी ऐसा कार्य जो कि ऐसा किसी में भी नहीं किया जाएगा जिसमें कि जन्म के स्थान पे या लिंग के आधार पे या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाए। इसी को समानता का अधिकार कहते हैं। सबको एक समान अधिकार है, हर कोई सभी कार्य कर सकता है, बशर्ते व्यक्ति के अंदर वैसा योग्यता होना चाहिए जिस कार्य के लिए वो चुना जाता है या वो करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। संघीय शासन की विशेषता निम्न है। संघीय शासन की व्यवस्था निम्न है। संघीय शासन की विशेषता निम्न है। तो देखते हैं फ्रेंड्स पहला इसका। पहला है प्रभुत्व तो शक्ति का दोहरा प्रयोग केंद्र व स्थानीय सरकार है। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग केंद्र व स्थानीय सरकार द्वारा होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि शक्ति का जो प्रभुत्व है, शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, दोनों मिलकर इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, शक्तियों का केंद्र और राज्यों में स्पष्ट विभाजन, दोनों के पास अलग अलग शक्तियां, अलग अलग अधिकार होते हैं। तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स संविधान की सर्वोच्चता। चौथा है न्यायपालिका के स्वतंत्र और सर्वोच्चता।
न्यायपालिका के स्वतंत्रता और सर्वोच्चता। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान हमेशा सर्वोपरि रहता है। और चौथा, न्यायपालिका के स्वतंत्रता और सर्वोच्चता। न्यायपालिका यानी कि जो न्यायपालिका का कार्य करते हैं उसकी सर्वोच्चता और स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देख लीजिए संघीय शासन की क्या विशेषता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देखते हैं फ्रेंड्स, इकहरी नागरिकता का तात्पर्य है संपूर्ण देश के लिए नागरिकता। उसमें राज्यों अथवा प्रांतों के अलग अलग नागरिकता नहीं होते। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है, इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि सभी के लिए, सभी भारतवासी के लिए एक ही नागरिकता का होना है। यानी कि राज्य के अलग अलग राज्यों को अलग अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। सभी को एक ही नागरिकता मिलेगा, वो भी केवल भारतीय का, देश का नागरिकता। इसको एकल नागरिकता कहते हैं। भारत का यह ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। और यह ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका उत्तर। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धार्मिक मामले में राष्ट्र का हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता तथा न ही वह किसी धर्म को संरक्षण प्रश्रय देगा। धार्मिक राष्ट्र में नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जैसे हमारे भारतीय नागरिकों को कोई भी धर्म या कोई भी मजहब को मानने का अधिकार है। यहाँ पे किसी भी राज्य का एक अपना धर्म नहीं है। यहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और यहाँ पे गुजारा बसारा कर सकते हैं। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राष्ट्र में किसी भी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, न ही उसको आश्रय दिया जा सकता है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 में पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, प्रखंड, पंचायत, जिला परिषद के गठन, उसके कार्य क्षेत्र व अधिकार आदि प्रावधान किए गए। इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स, पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 को बन जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसको 1992 से 93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें पंचायत से संबंधित था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड पंचायत और तीसरा जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? इस सभी क्वेश्चन का आंसर देखना भी है और पढ़ के ठीक से समझ भी जाना है, ताकि आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, समझना भी है और लिखना भी है और देखना भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का दर्शन है। संविधान का प्रस्तावना, जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो प्रस्तावना हम लोग को दिया गया संविधान में वर्णित है, उसी को संविधान का दर्शन कहते हैं। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावना ही संविधान
प्रस्तावना ही वह दर्शन है जिस पर संविधान का निर्माण हुआ है। प्रस्तावना ही संविधान का दर्शन है। हम भारत के लोग अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता ने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। प्रभुत्व संपन्न अर्थात लोगों को अपने हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई अन्य बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, बंधुता बढ़ाने आदि इसके प्रमुख पहलू हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। गठबंधन सरकार के 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। गठबंधन के सरकार की विशेषता का 4 उल्लेख करना है। गठबंधन सरकार के 4 विशेषता निम्न है। देखते हैं फ्रेंड्स गठबंधन सरकार के 4 विशेषता कौन कौन सी है। पहला है यह न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम नीति दर पर चलता है। न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम की दर या नीति पर कार्य करता है। दूसरा है इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है। तीसरा है यह राजनीतिक और स्थिरता को भी जन्म देती है। चौथा है इससे एक दल के वर्चस्व की समाप्ति होती है। इसको इस तरह समझते हैं फ्रेंड्स कि गठबंधन की सरकार से हमें क्या लाभ होता है, देश को या राज्य को क्या लाभ होता है। तो इसमें सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम नीति पर चलता है, मतलब छोटे छोटे कानून व्यवस्था बनाए जाते हैं। इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति है। सभी क्षेत्र की जो आकांक्षा होती है, जो मांग होती है, वह पूरा होता है। यह राजनीतिक स्थिरता को भी जन्म देती है। राजनीतिक में एक तरह से स्थिरता को बनाए रखती है, जो कि जनता को इसका सीधा सीधा फायदा होता है। और चौथा में इससे एक दल के वर्चस्व की समाप्ति है। किसी भी एक पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर बड़ा बना देना, फिर बाद में देश या राज्य को दिक्कत में डालना, इससे यह बचाता है, एक दल का वर्चस्व समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। इसका उत्तर है भारत के दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण निम्न है। पहला, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल दोनों हैं। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल दोनों हैं। तीसरा, इस व्यवस्था के कारण एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो सका। और चौथा, इससे शासन की सुनिश्चितता पारदर्शिता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छी तरीके से समाप्त कर लिए। तो आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल पे विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे 12th और 10th दोनों का, 12th का VVI सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सभी का इस पर वीडियो आता है और आएगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।